नमस्कार। नई परख की खबरों की खबर तक कार्यक्रम में आज मैं आपके साथ एक लेख पर चर्चा करूँगा। लेख का शीर्षक है क्रैक्स इन द एम्पायर। यह लेख 17 फरवरी 2023 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक हैं सुहास पलसेकर। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी यह जानते हैं कि सुहास पलसेकर एक बहुत ही गंभीर समाज वैज्ञानिक हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण सूत्रीकरण दिया है और भारतीय राजनीति को समझने के बारे में उनके जो लेख होते हैं या उनके जो शोध आलेख हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बहुत सारे लेखों को विभिन्न विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाया जाता है। इसलिए जो उनके लेख जो अखबारों में प्रकाशित होते हैं, वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इन लेखों में भी बहुत ही संक्षेप में वो कई गहरे सूत्रीकरण प्रस्तुत करते हैं। आज मैं आपसे जिस लेख की चर्चा करने वाला हूँ, उसमें सुहास पलसेकर भारतीय राजनीति में उभर रही कुछ प्रवृत्तियों की शिनाख्त करते हैं और उसके बारे में अपने विचार रखने का प्रयास करते हैं। सुहास पलसेकर अपने इस लेख में यह बताते हैं कि हमारे देश की जो राजनीति है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है पिछले 8 सालों से, और उस वर्चस्व को हम अगर पहचानने की कोशिश करें, तो उसमें 3 महत्वपूर्ण कारक सामने आते हैं। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक ऐसी चुनावी मशीनरी है, जो हमेशा और हर जगह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और जब यह मशीनरी चुनाव लड़ती है, तो उसके सामने कोई अन्य दल बहुत ज़्यादा मुकाबले की स्थिति में नहीं आ पाता है। हालाँकि क्षेत्रीय दलों ने ज़रूर कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी है, या कांग्रेस ने भी कुछ जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराया है। लेकिन आम तौर पर यह प्रवृत्ति रही कि भारतीय जनता पार्टी पूरी आवेग से फिर से वापसी करती है कुछ अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में, और 2 लोकसभा चुनाव तो उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से जीता है। दूसरे स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी की जो हेजेमनी या वर्चस्व है, उसका कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। एक व्यक्ति के रूप में, एक नेता के रूप में जो उनकी स्वीकार्यता भारत के लोगों में रही है पिछले 8 साढ़े 8 सालों में, वह अपने आप में अतुलनीय मानी जा सकती है हाल के इतिहास को अगर हम देखें तो। और तीसरे स्तर पर एक प्रवृत्ति हमारे देश के लोगों में आई है, वह है मेजॉरिटेरियन या अथॉरिटेरियन, यानी कि बहुमतवादी या सत्तावादी मजबूत नेतृत्व को स्वीकार करने की प्रवृत्ति। और लोगों को यह लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो कि बहुत ही मजबूती से चीज़ों को संभाल सकते हैं। तो इस प्रवृत्ति की तरफ आकर्षण, और उस आकर्षण को नरेंद्र मोदी के रूप में पाना, ये जो चीज़ है, यह तीसरा पहलू है, उसने भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत स्थिति प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कई तमाम नेता बार-बार इस बात का उल्लेख करते हैं कि देश की 140 करोड़ की जनसंख्या उनका पक्ष ले रही है। 6 महीने पहले जाएँ तो वो हो सकता है 135 करोड़ बोलते हों, उसके 1 साल पहले हो सकता है वो 130 करोड़ बोलते हों, लेकिन हमेशा ही वो खुद को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि देश की पूरी जनसंख्या उनके पक्ष में खड़ी है। पलसेकर अपने इस लेख में देश की इस जनसंख्या को 4 भागों में बाँटते हैं। पहले भाग को वो कहते हैं कि एक तरीके से व्यंग्यात्मक लहजे में ही, जैसा कि आम समझ में माना जाता है, तो पलसेकर उसी का इस्तेमाल करते हैं कि यह जो समूह है, वो स्यूडो सेक्युलरिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट का है। स्यूडो सेक्युलरिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट, यानी कि छद्म सेक्युलरवादी और राष्ट्र विरोधी लोगों का है। यह लोग सेक्युलरवाद की बात करते हैं, कुछ वामपंथी एजेंडे की बात करते हैं, कुछ उदारवादी मूल्यों की भी बात करते हैं, लेकिन इनकी बातें बहुत ज़्यादा लोग सुनते नहीं हैं। आमतौर पर ये आपस में ही बातचीत करते रहते हैं और कुछ टिप्पणियाँ लिखते रहते हैं, लेकिन इनका जनता पर प्रभाव लगातार कम होते गया है, ऐसा पलसेकर मानते हैं। दूसरे में वो एक दूसरे छोर के समूह को लेके आते हैं, जिन्हें वो भक्त कहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और सबसे बढ़कर नरेंद्र मोदी में सब कुछ अच्छा दिखता है, और उन्हें यह लगता है कि हिंदुस्तान की सारी समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी में है। उनसे बेहतर कोई इंसान नहीं है, वो कभी गलती नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा ही ऐसे काम करेंगे जिससे हिंदुस्तान का भला हो। तीसरे स्तर पर पलसेकर यह कहते हैं कि एक उम्मीद से बंधे लोगों का समूह है। उम्मीद से बंधे लोगों को यह लगता है कि नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसे नेता हैं जो इस देश की तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यह जो समूह है, जो तीसरा समूह है, उसमें लोग जो हैं वो तरह-तरह की परेशानियों से घिरे हैं।
कुछ लोगों के पास रोजगार नहीं है, कुछ लोग महंगाई से त्रस्त हैं, कुछ लोगों को यह लगता है कि उनकी बच्चों का भविष्य सही दिशा में नहीं जा रहा है। लेकिन ऐसे लोग अभी भी उम्मीद बांधे हैं कि मोदी जी कुछ भला कर देंगे। चौथी जो श्रेणी है पल्सीकर के हिसाब से, वह ऐसे लोगों की श्रेणी है जिन्हें वो स्यूडो नेशनलिस्ट कहते हैं। ये स्यूडो नेशनलिस्ट जो हैं वो मिडिल क्लास के लोग हैं और उन्हें यह लगता है कि यह जो सदी है, यह शताब्दी 21वीं शताब्दी वो हिंदुस्तान की शताब्दी है। भारत जल्दी ही विश्व गुरु बनने वाला है और जो नरेंद्र मोदी हैं वो इन सभी हितों को पूरा करने वाले हैं। सुहास पल्सीकर एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करते हैं और उनका यह कहना है कि जो दो तबके हैं, यानी कि जो उम्मीद रखने वालों का तबका है और जो स्यूडो नेशनलिस्ट हैं, जो कि मिडिल क्लास का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर इनके हितों को सही तरीके से पूरा नहीं किया गया तो यह मुमकिन है कि यह लोग सरकार को समर्थन देना बंद कर दें। एक नॉर्मल सी स्थिति आ गई है जहां माना जाने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय है, प्रधानमंत्री मजबूत हैं, लेकिन इसके साथ ही इसमें एक जो जड़ता की स्थिति है वह भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की उम्र भी बढ़ रही है और इसके साथ साथ जो एक नया एजेंडा वो देना चाहिए उन्हें देश को, वो देने में वो बहुत सफल नहीं हो पा रहे हैं। एक तरफ सरकार अमृतकाल यानी आजादी के अमृतकाल की बात कर रही है, दूसरी तरफ देश में जो लोगों की आर्थिक समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में यह मुमकिन है कि अगर लगातार आर्थिक दुर्दशा की स्थिति बनी रही, अगर मध्य वर्ग के हित पूरे नहीं हुए, तो वो लोग मोदी सरकार को एक तरीके से अपना समर्थन देना बंद कर सकते हैं। पर्सिकर ये कहते हैं कि ऐसी स्थिति अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन यह ज़रूर है कि एक तरह की जड़ता या एक तरह की उदासीनता इन समूहों में धीरे-धीरे विकसित हो रही है और मुमकिन है कि आने वाले समय में ये मोदी सरकार को समर्थन देना बंद कर दें। पल्सीकर का यह कहना है कि हाल के समय में 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने मोदी सरकार के सामने संकट पैदा किया है। पहले स्तर पर वो राहुल गांधी की सफल भारत जोड़ो यात्रा को रखते हैं। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस संगठन को बहुत मजबूती मिली, ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन राहुल गांधी की छवि बिल्कुल नए रूप में लोगों के सामने है और राहुल गांधी ने जिस तरीके से पूरी यात्रा की, जिस तरीके से वो लोगों से जुड़े, उसका काट नरेंद्र मोदी अभी तक नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी का पप्पूकरण किया गया, जिस तरीके से लगातार उनकी बातों का माहौल बनाया गया, ऐसा लग रहा है कि अब वह तरकीब बहुत गहरे स्तर पर काम नहीं कर पा रही है। तो यह नरेंद्र मोदी के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संकट का सबब बना हुआ है। दूसरे स्तर पर जो बीबीसी की जो एक डॉक्यूमेंट्री आई और उस डॉक्यूमेंट्री पर जिस तरीके से रिएक्ट किया गया सरकार के द्वारा, वह एक ऐसी स्थिति को दिखाता है कि सरकार घबराहट में है और वो बहुत ज़्यादा अपने विरोध में स्वर को सुनने की क्षमता खो चुकी है। तो यह भी एक उनके सामने संकट के रूप में ही है। पल्सीकर ये कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी सामान्य रूप से ऐसे डॉक्यूमेंट्री को रिलीज हो जाने देते, तो ज़्यादा से ज़्यादा जिन्हें हम स्यूडो सेक्युलरिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट बोलते हैं, यानी कि छद्म सेक्युलरवादी और राष्ट्र विरोधी लोग, वही इसे देखते। लेकिन उनकी घबराहट ने एक तरीके से इस तरह की डॉक्यूमेंट्री को पूरा लोकप्रिय बना दिया। तीसरे स्तर पर हम देखते हैं, यानी कि पल्सीकर के हिसाब से, कि जो एक रिपोर्ट आया है, हाइडेनबर्ग रिपोर्ट, जो कि अडानी के लिए संकट का कारण बना है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, उस रिपोर्ट ने भी एक तरह का संकट पैदा किया है नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने, क्योंकि निश्चित रूप से उससे यह बात सामने आई है कि नरेंद्र मोदी के सबसे नज़दीकी मित्र कह सकते हैं या व्यापारियों में से जो सबसे नज़दीकी थे, व्यवसायियों में से जो सबसे नज़दीकी थे, गौतम अडानी, उन्होंने बहुत सारा घपला, बहुत सारा आर्थिक धोखाधड़ी का काम किया है, बहुत सारे सेल्स कंपनी के थ्रू वो काम करते रहे हैं। तो उनकी जो ये काम करने की प्रवृत्ति है, उसके बारे में सरकार सीधे तौर पर अभी कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। सुहास पल्सीकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालते हैं और वो कहते हैं कि एक जो साम्राज्य या एक जो हेजेमनिक स्थिति बनी हुई थी नरेंद्र मोदी की या भारतीय जनता पार्टी की, पहली बार उसमें कुछ दरार दिख रही है, पहली बार उसमें एक क्रैक दिख रहा है और यह मुमकिन है कि आगे चलकर यह सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट का कारण बन जाए और 2024 में उसके लिए चुनाव जीतना मुश्किल भी हो सकता है।
लेकिन पलसिकर के इन तर्कों पर विचार करने के बाद भी हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि हमारे देश के जो विपक्षी दल हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बिखराव है। वो उनमें से कई दल ऐसे हैं जो सुबह को तो नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, पर अलग-अलग कारणों से शाम होते-होते तक यह मुमकिन है कि वह नरेंद्र मोदी का समर्थन करने लगें। और हम सब जानते हैं कि उसके पीछे इन दलों की अपनी जो कमज़ोर स्थिति है, घोटालों के कारण जो उन्होंने अतीत में किया है, या फिर कुछ अन्य पहलू हैं, उसके कारण से उनकी रणनीति लगातार बदलती रहती है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत अवस्था में लाती है, या भविष्य में भी उसे मजबूत बनाए रख सकती है। दूसरे स्तर पर जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तो अमित शाह ने बहुत ही मजाकिया अंदाज में कहा था कि राहुल गांधी को यह याद रखना चाहिए कि अगले साल राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो जब उन्होंने यह कहा था, तो उसका सीधा सा मतलब यह था कि आप जनता से जुड़ने की लगातार कोशिश कीजिए, लेकिन जो धार्मिक राजनीति है, धर्म की जो राजनीति है, धार्मिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, वो तो हमारे पास है। वो जो पूरा का तुरुप का इक्का जिसे हम बोल सकते हैं, वो हमारे पास है। तो आपकी इन सारी रणनीतियों को हम एक तरीके से फेल कर सकते हैं। सुहास पलसीकर इन पहलुओं की उपेक्षा करते हैं, लेकिन हम यह देख सकते हैं कि उग्र राष्ट्रवाद या धार्मिक ध्रुवीकरण या बहुसंख्यकवादी राजनीति, ये कुछ ऐसे हथियार हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, और 2019 के चुनाव में भाजपा की नैया पार लगाने में इन सभी हथियारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जब तक विपक्ष अपने बिखराव से खुद को समेटने की कोशिश नहीं करता, यानी कि वो एकजुट नहीं होता है, जब तक वह भारतीय जनता पार्टी के धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति का कोई मजबूत काट नहीं ढूंढता है, तब तक उसके लिए भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी का सामना करना टेढ़ी खीर ही रहेगी। हालांकि जैसा कि आज जिस आलेख की हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें यह दिखाया गया है कि एक संकट की तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार बढ़ रही है। आज की इस चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगले अंक में हम मिलेंगे और ऐसे ही किसी अन्य आलेख को केंद्र बनाकर कुछ बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।